हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए वैकेंसी जारी कर दी है। आपका भी सब्जेक्ट उसमें शामिल होगा, बिल्कुल होगा। साथ ही राजस्थान की कोई सी भी एग्ज़ाम हो, आरपीएससी की एग्ज़ाम हो या आरएमएसएसबी की एग्ज़ाम हो, सभी में राजस्थान अध्ययन का अपना एक विशेष महत्व है। और राजस्थान अध्ययन पढ़ने में आरबीएससी की प्रकाशित जो बुक्स हैं कक्षा 9, 10, 11, 12 की, उनका इस विशेष महत्व है। वो एक रेफरेंस बुक के तौर पे भी यूज़ की जाती है और उसमें से सीधे प्रश्न भी बनते हैं। तो हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आरबीएससी बुक्स की सिंपल रीडिंग करेंगे। हाँ, हो सकता है आपके पास में आरबीएससी बुक्स के नोट्स हो राजस्थान अध्ययन के, परंतु कुछ लाइन ऐसी होती है जो उन नोट्स में नहीं हो। अगर हम एक बार सिंपली रीडिंग कर लें तो ये आपके लिए एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद हो सकता है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है सिंपल रीडिंग करने में, यूट्यूब पर और भी बहुत सारे वीडियो वहाँ से कर सकते हो। और आपको लगता है कि यहाँ से हमें पढ़ना चाहिए तो हमारे साथ बने रहो। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 9 की जो किताब है, किताब का नाम है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, और उसका चैप्टर 1 जिसका नाम है 1857 की क्रांति। देखो, एग्ज़ाम आप देते हैं तो आप तैयारी करने में फालतू समय जाया एक सेकंड का भी ना करें। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, जल्दी हो सकता है, और अगर आप कम समय बर्बाद करते हैं तो उससे क्या होगा, आप अधिक पढ़ पाएंगे, बेहतर पढ़ पाएंगे, रिवीजन के लिए आपके पास समय बचेगा। तो शुरू करते हैं बिना देर किए 1857 की क्रांति। पहले लाइन, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। मुगल साम्राज्य का पतन हो गया औरंगजेब के बाद में, अब सेंट्रल पावर रहा नहीं। औरंगजेब के बाद जो राजा आए उनके पास में कोई विशेष पावर नहीं थी और ना ही उस साम्राज्य को संभाल सके। तो उस सेंट्रल पावर में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसको एक बार मराठों ने भर दिया। मराठाओं का दक्षिण में वर्चस्व था, बाद में उन्होंने जो साउथर्न पार्ट में तो मराठा का वर्चस्व पहले से था, उन्होंने गुजरात और मालवा क्षेत्र में भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। अब पहले तो क्या था, ये संक्रमण क्षेत्र जहाँ से साउथ और राजस्थान के बीच में संपर्क होता, वो कौन सा था, गुजरात, मालवा। अब यहाँ पे मराठों का पावर हो गया तो क्या होगा, पहले मराठों को यहाँ से गुजरने के लिए इन पावर से लड़ना पड़ता। अब ये मराठों के राज्य हो गए तो सीधा राजस्थान में एंट्री होगी ना, तो राजस्थान में प्रवेश उनका सहज हो गया। मई 1711 में, कब की बात है, मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट जो मेवाड़ी क्षेत्र है वहाँ से धन एकत्र किया था। तो एग्जाम में सीधा प्रश्न बन सकता है कि मराठों ने राजस्थान से पहली बार धन संग्रह कब किया, तो मई 1711। ये डेट याद रखना है, कौन सी है, मई 1711। अब मराठी, उनका नाम तो देश भर में पहले से चल रहा था और उन्होंने राजस्थान में एंट्री ले ली मई 1711 में। और एंट्री कहाँ से ली, मेवाड़ क्षेत्र से। चिंतित कौन होगा सबसे पहले, तो मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह ना, वो चिंतित हुए इस बात से। तो उन्होंने क्या किया, जो जयपुर का शासक था जय सिंह और मुगल बादशाह था उस समय मोहम्मद शाह, उनको बताया कि मराठा में मराठा समस्या इस प्रकार से उत्पन्न हो रही है और इस बारे में विचार विमर्श किया। 1724 के बाद राजस्थान में मराठों के आक्रमण में तेजी आई। 1711 में पहला आक्रमण किया, उसके बाद में उन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1724 का साल आ गया ना, उसके बाद में मराठा आक्रमण में तेजी आनी शुरू होगी। अब मराठा आक्रमण कर ही रहे थे राजस्थान में, यानी राजस्थान वाले जो राजा थे मराठों से परिचित हो गए थे। अब तो अप्रैल 1734 बूंदी के पदच्युत शासक थे बुद्ध सिंह, उन्होंने मराठों से सहायता प्राप्त करी। और बूंदी का जो शासक था उस समय, मतलब गद्दी से हटाया गया शासक, उसका नाम था बुद्ध सिंह और गद्दी पे विराजमान था दलेल सिंह। अब दलेल सिंह को बुद्ध सिंह को गद्दी से हटाना था, उसने क्या किया, मराठों से सहायता ली। और ये कब की बात है, ये है 1734 की बात है। तो इस प्रकार आंतरिक लड़ाई में, आंतरिक संघर्ष में
मराठों को आमंत्रित करने वाला पहला व्यक्ति कौन हो गया? बुद्ध सिंह हो गया। अब नाम बुद्ध सिंह भले ही हो, लेकिन उन्होंने राजस्थान में मराठों की एंट्री प्रदान कर दी एक तरीके से। और ये बात 1734 की है। कब की? अप्रैल 1734 की। तो प्रश्न ये बन सकता है, मराठों ने राजस्थान में पहली बार राजस्थान के आंतरिक मामलों में दखल कब दिया था? तो अप्रैल 1734 में दिया था। और आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए आमंत्रित किसने किया? तो बुद्ध सिंह ने आमंत्रित किया। और बुद्ध सिंह का संबंध कौन से राज्य से था? तो ये बूंदी राज्य के पहले शासक थे, लेकिन दलेल सिंह ने उनको गद्दी से हटा दिया था और बुद्ध सिंह वापस अपनी गद्दी चाहते थे, तो उन्होंने मराठों की सहायता इसमें ली। और इसके बाद तो मराठों का राजस्थान में हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। 1735 में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया, एक रास्ता मिल गया, अच्छी रोड मिल गई। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वो राजाओं को नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। पहले तो वो राजाओं को लूट रहे थे और अब उन्होंने क्या किया? सेठ साहूकारों को लूटना भी प्रारंभ कर दिया। और ऑब्वियसली बात है कि बुद्ध सिंह वाले मामले के बाद वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू हो गया। तो सबसे पहले उन्होंने बूंदी में हस्तक्षेप किया, फिर जोधपुर में भी किया, जयपुर रियासत में उनका हस्तक्षेप हुआ। अब नादिर शाह का आक्रमण हुआ। उस समय मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। अब देखो, मुगल दरबार में राजपूतों का अपना एक पोजीशन थी। नादिर शाह ने आक्रमण किया तो मराठों ने कहा कि यार वो एक साथ आते हैं, लेकिन राजपूत बोले नहीं, हम तो मुगल दरबार में और हमारी तो पावर ज़्यादा है, हम मुगल दरबार में ज़्यादा एक्सेस रखते हैं। इस प्रकार से वो आपस में लड़ने लगे। इस प्रकार जो केंद्र में शून्यता उत्पन्न हुई, वो शून्यता वाली बात हम पहले बात कर चुके हैं, वही बात रिपीट हो रही है। पॉइंट वही, आप पॉइंट समझ गए होंगे। तो मराठे राजस्थान में ज़्यादा आने लगे, ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे। अब इंटरफेयर कैसे किया, इसको देखते हैं। मराठों का जो पेशवा था, राजा था साहू, उसने पेशवा बाजीराव को कहा कि राजस्थान से तुम चौथ और सरदेश मुखी, ये क्या है? ये टैक्सेज हैं जो मराठे वसूल करते थे। उन्होंने कहा कि आप चौथ और सरदेश मुखी राजस्थान से भी इकट्ठा करना शुरू करो। तो 1732 में सवाई जय सिंह, जो मालवा का उस समय सूबेदार था, तो सवाई जय सिंह कब मालवा के सूबेदार थे? तो 1732 में मालवा का सूबेदार कौन था? तो सवाई जय सिंह थे। उनको मराठों ने घेर लिया। अब जय सिंह यहाँ से मराठा उनको चारों तरफ से घेर रहे हैं। साल है 1732 का। जय सिंह कहाँ पे है? मालवा में, वहाँ का सूबेदार है। अब जय सिंह मतलब ऑब्वियस सी बात है, उसको हार माननी पड़ी, पराजय स्वीकार करनी पड़ी। और बदले में मराठा क्या लेंगे? मराठा बोले हमें दे दो आप 28 परगने। तो 28 परगने देने पड़े थे जय सिंह को, मराठों को, 1732 में जब मराठों ने उनको घेर लिया था। अब 1761 से 1791 का काल, राजपूत शासकों कमजोर कमजोर धीरे 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 और कमजोर हो गए, यानी उनका ग्राफ कमजोरी का इस तरह से बन गया। और मराठों ग्राफ राजस्थान में कैसे चढ़ा? ऐसे चढ़ा। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जय सिंह और अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। आंखें खुली, लेकिन उन्होंने हाथ पैर नहीं खुले उनके। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया। बोले यार तुम थोड़े पैसे ले जाओ और आया मत करो यहाँ पे। लेकिन मराठे धन ले जाते और खर्च कर देते और वापस आ जाते। अब धन से काम नहीं चला, पर धन लेने के बाद भी मराठा मालवा खाली नहीं किया। और तो उन्होंने सोचा कि यार फिर से मराठों के खिलाफ संगठित होते हैं, अब शक्ति से मुकाबला करेंगे। तो उन्होंने शक्ति के मुकाबले राजस्थान से मराठों को निकालने का प्रयास किया। और किस प्रकार प्रयास किया? जुलाई 1734 आपने नाम सुना होगा, हुरडा सम्मेलन। जयपुर,
जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर, ये शासक थे। ये हुरडा में एकत्रित हुए और 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए इन्होंने। और उसके अनुसार क्या किया कि राजस्थान में शासकों पे जब भी विपत्ति आएगी, किसी पे भी विपत्ति आती है, तो दूसरे राजा उसका सहयोग करेंगे। और इस समय तो चूंकि जब जुलाई का महीना था तो राजस्थान में कौन सा काल होता है, राजस्थान में उस समय वर्षा काल होता है, तो वर्षा में लड़ाई थोड़ी सी सहज नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु समाप्त हो जाएगी तो हम एक जगह इकट्ठा होंगे। कहाँ पे? रामपुरा में। कहाँ इकट्ठा होने का वादा किया उन्होंने? रामपुरा में इकट्ठा होंगे और मिलकर मराठों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक शासक का शत्रु है और वो दूसरी शासक के पास शरण लेने जाता है तो दूसरा शासक उसको शरण नहीं देगा, इस प्रकार का वादा किया। लेकिन बोलना अलग है, दिल में अलग बात होती है। उनमें आपसी द्वेष तो था। और उस समय के राजस्थान के शासक है ना, वो उतने प्रतिभा संपन्न नहीं थे और उनमें नेतृत्व क्षमता का भी अभाव था। अपने निजी स्वार्थ, छोटी छोटी बातों के लिए उलझे हुए थे और यही बातें राजस्थान के राजाओं को कमज़ोर करने लगी। 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का प्रयास किया। यानी राजपूत शासक और मुगल सम्राट, इनकी सेनाओं ने मराठों को भगाने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे क्योंकि वो मराठे थोड़े ताकतवर हो गए थे। अक्टूबर 1735 में पेशवा उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। अक्टूबर 1735 कब की बात है? हुडा सम्मेलन के अगले साल 1735 में अक्टूबर के महीने में पेशवा था, वो उत्तर भारत की यात्रा पे निकला। अब जगत सिंह ने कहा कि साहब आ जाओ हमारे पास, थोड़े दिन ठहर जाओ, यात्रा पे निकला है। तो जगत सिंह ने, महाराजा जगत सिंह ने उनको आतिथ्य के लिए बोला और उन्होंने आतिथ्य स्वीकार किया। और आतिथ्य स्वीकार करने का मतलब क्या हो गया? चौथ देनी पड़ेगी उनको, जो टैक्स है ना, चौथ नाम का टैक्स उनको देना पड़ेगा। फिर आ गया वो जयपुर। और जयसिंह ना, जयसिंह ने सोचा कि यार मराठों और ये मुगल, इनके बीच में संधि करवा देते हैं अपन। लेकिन मराठे क्या थोड़े अलग खोपड़े के आदमी थे, उन्होंने संधि नहीं करी। और जो पेशवा राजस्थान आया, पहले जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया, फिर जयसिंह के साथ बातचीत करी, तो उसका क्या परिणाम हुआ? परिणाम यह होगा कि पहले तो सिर्फ मुगल उनको टैक्स देते थे मराठों को, अब राजपूत भी उनको टैक्स देने लग गए। यानी राजस्थान के शासक थे वो भी अलग से टैक्स देने लगे। 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुराह सराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। तो प्रश्न इस प्रकार बनता है, दुराह सराय की संधि कब हुई? 1738 में। किसके बीच में? मराठों और निजाम के बीच में। और इसमें क्या मिला? निजाम कहाँ का? मालवा का सूबेदार, मालवा का निजाम। तो मालवा की सूबेदारी मिल गई और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। 1742 में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर और जतारण परगनों में चौथ वसूल करना प्रारंभ कर दिया। 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। अब देखो, राजपूतों ने मराठों को परास्त किया था 1787 में, वो स्थान था तुंगा, और साल कौन सा था? 1787। ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखना है। 1791 के साल में मराठे शक्ति क्षीण होने लगी, क्योंकि देखो 1700 ईस्वी के आसपास तो 1700 के शुरुआती 18वीं शताब्दी का शुरुआती क्षण था, पल थे, उसमें तो मराठे पावरफुल हो रहे थे, और जब एंड हो रहा था तब मराठे का डाउनफॉल हो रहा था। अब मराठे जाने लगे, राजस्थान में पावर का सेंट्रलाइजेशन था नहीं, राजा आपस में लड़ते थे, नेतृत्व क्षमता का अभाव था। तो ऑब्वियस ही बात है, मराठों जो काम मराठे कर रहे थे उनकी जगह कोई ना कोई तो लेगा, बिल्कुल। तो अंग्रेज आने शुरू हो गए। हमने अंग्रेजों को राजस्थान में एंट्री करवानी है, फिर उनको खदेड़ने का प्रयास करना है। तो किस प्रकार उन्होंने एंट्री ली, किस प्रकार वो 1857 की क्रांति करी, इसके बारे में पढ़ने के लिए हमें मराठे पढ़ना जरूरी था, क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्न बन भी जाते हैं एग्जाम में। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर होगी। ये देखो, जो लाइनें सिर्फ समझने वाली है, उसमें फैक्ट वाली याद करने वाली बात नहीं है।
1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ मेवाड़ के महाराणा के अधिकार में हो गए। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 1791 में मेवाड़ के महाराणा के अधीन आए। मेवाड़ के महाराणा की हेल्प किसने की थी? अंबाजी इंगले ने की थी। ठीक है। परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। 1795 में मेवाड़ पे चुंडावतों का अधिकार हो गया। अब शासकीय संघर्ष शुरू हो गया। अब देखो मेवाड़ में किस प्रकार डाउनफॉल हो रहा है। 1802 में अमीर का पिंडारी ने नाथद्वारा पे अधिकार कर लिया। तो नाथद्वारा पे अधिकार अमीर का पिंडारी द्वारा स्थापित किया गया था। कब? तो होगा 1802। अमीर खान पिंडारी द्वारा नाथद्वारा पे अधिकार किया 1802 में। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए और 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया। जयपुर नरेश ने ट्राई करी कि अंग्रेजों से संधि करें, लेकिन वो सफल नहीं रहा। 1793 से लेकर 1813 के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता और उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने, जोधपुर में दो पक्ष बने हुए थे ना, उन्होंने क्या किया? भाड़े के सैनिक ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देके, वो बोल रहा है कि भाड़े वाले सैनिकों की एक तरीके से जिस प्रकार से आईपीएल वालों की बोली लगती है ना खिलाड़ियों की, उसी प्रकार से इन भाड़े के सैनिकों की बोली लगने लगी। उससे क्या हुआ? राज्य किस में चला गया? आर्थिक संकट में चला गया, जोधपुर राज्य। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के जो शत्रु थे अंग्रेज, उनसे मित्रता, बोले शत्रु का शत्रु हमारा मित्र, तो उन्होंने मित्रता का प्रयास किया। जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर के पास भेजा और कहा कि आप हमसे दोस्ती कर लो। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा प्रयास किया, पर दोनों ही सफल नहीं हुए। 1803 में अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसी को थोड़ा चेंज किया। उन्होंने कहा कि यार चलो राजपूतों से संधि करते हैं। तो नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति था लॉर्ड लेक। नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी सीमा पर स्थित लाशवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता की मुक्ति का एक सोने की तरह अवसर समझा, स्वर्ण अवसर समझा। 1803 की संधि की शर्तों से तय किया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेंगे। कौन? राजस्थान के शासक और अंग्रेज। कंपनी इन राज्यों से खिराज तो नहीं लेगी और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं करेगी, और बाहरी राज्यों से सुरक्षा का दायित्व किसका होगा? कंपनी होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे। इस प्रकार की बातें जो राजपूत शासक थे और अंग्रेज थे उनके बीच में हुई। भरतपुर हो गया अपना, अलवर, जयपुर, जोधपुर, इन्होंने संधि पे हस्ताक्षर किए। लॉर्ड लेक वाली बात है। 1811 में सेटन के स्थान पे चार्ल्स मेटकोफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। 1811 में दिल्ली का रेजिडेंट बना था मेटकोफ। अब पॉलिसी पूरी तरह से परिवर्तित होगी। उसने गवर्नर जनरल था उस समय लॉर्ड मिंटो, उसको सुझाव दिया कि अमेरिका और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना दिया जाए। ये भले राजपूत राज्य अलग अलग, उनका एक संघ बना दे। संघ को लीड कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा, और वो जो संघ होगा वो मिलके पिंडारियों को और अमेरिका के खिलाफ लड़ेगा। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में अंग्रेज की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहते थे, लेकिन गवर्नर था लॉर्ड हेस्टिंग। वो चाहता था कि भारत में सिर्फ कंपनी की पावर हो ओनली, बाकी किसी का कुछ नहीं हो। अब उसको इसके लिए किसे हराना था? होलकर को और सिंधिया को हराना था, पिंडारियों को दमन करना था। तो उसको लगा कि चलो यार राजपूतों से थोड़ा सा वो ले लेते हैं। तो अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि राज्य सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में आते थे। तो 5 नवंबर 1817 को होलकर से एक नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया किसने? अंग्रेजों ने। इधर मेटकोफ ने निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर से कंपनी की संधि कर ली। 1823 में लास्ट संधि हुई कंपनी की, किसके साथ में? सिरोही के साथ में।
कहाँ से शुरू हुआ? करौली से शुरू हुआ, यानी रोली लगा के, तिलक लगा के शुरू हुआ और सिरोही पे, सिर पे जाके ख़त्म हुआ संधि। 1817 से 1823 के दौरान राजस्थान में स्थापित ब्रिटिश आधिपत्य, जो ये 1817 में स्थापित हो गया था ना, 1823 तक स्थापित हो गया था, सॉरी, ब्रिटिश आधिपत्य, ये जब अंग्रेज यहाँ से छोड़ के गए ना, तब तक ये आधिपत्य बना रहा। 19वीं सदी के प्रारंभ में 20 रियासतें थी। 19वीं सदी के प्रारंभ में कितनी रियासतें थी? 20। इसमें 17 तो राजपूत राज्य थे, 2 जाट रियासतें थी और 1 मुस्लिम शासक। और संधि की शर्तें क्या थी? संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता, यानी राजपूत शासक ने माना कि टॉप पे कौन है? अंग्रेज। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया। राजाओं ने कहा कि चलो हमारा बेटा जिस प्रकार से मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा ना, तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक्सेप्ट है। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा और आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि तुम 20 रियासतें हो, तुम्हारे ऊपर कोई भी दिक्कत आती है बाहर से तो हम देख लेंगे, और तुम्हारे आंतरिक मामलों में भी शांति बनाए रखना है तो इसको भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक पॉलिटिकल एजेंट रखा जाएगा, यानी पीए रखा जाएगा हर एक राज्य में। साथ ही ये आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उसके राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन जो इंटरनल प्रशासनिक कार्य होता है ना, उसमें पीए एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो एक तरीके से मिडिल मेल होगा अंग्रेजों और राजा के बीच में। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को, यानी फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर कौन देखा है? फॉरेन अफेयर देखेंगे अंग्रेज, और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मदद, लेकिन आपस में विवाद हो गए, मान लो बूंदी और कोटा के बीच विवाद हो गया, तो इसको सुलझाएगा कौन? तो इसमें मिडिल मैन कौन होगा? अंग्रेज होंगे। और बाहरी मामलों में कौन देखेगा? तो ये अंग्रेज देखेंगे। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि राजाओं को सेना रखने की तो ज़रूरत ही खत्म होगी, अंग्रेज ही देख रहे हैं ना फॉरेन अफेयर, और डिफेंस मिनिस्ट्री भी अंग्रेजों के पास चलेगी। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के सैनिक, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो शासक क्या करेंगे? जो उनके सैनिक होंगे वो अंग्रेजों को दे देंगे।